सीईओ बताता है जब टॉम शो होना स्टार्ट हुए थे तो उसके पास लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन चालू हो गई थी और उसे लगा था इसके बाद उसे कुछ भी चीज़ सरप्राइज नहीं कर सकती थी। लेकिन आज का दिन आज का दिन उसके लिए सरप्राइजेस से भरा हुआ था, क्योंकि पहले तो उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वो एक ऐसा टॉम ढूंढेगा जहां उसके जैसा एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हार मान लेगा। और दूसरी चीज़ कि उसका वो सीईओ टेजुन क्वॉन वो उसे और उसके कॉमरेड्स को एक डेथ ट्रैप में फंसाएगा और ऐसे टॉम में भेजेगा यहाँ से उनका बच के आ पाना बिल्कुल नामुमकिन था। और तीसरी चीज़ कि जब वो मरने वाला था तो वो अचानक से उसके पास्ट में 15 साल पहले भेज दिया गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो एक चीज़ जानता था कि ये उसके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है। वो अब सारी चीज़ों को चुरा सकता था, नहीं, इस बार वो उन सबको क्लेम कर सकता था, उन सभी रेलिक्स को जो बाकी लोग ढूंढने वाले थे, और उनसे पहले वो उन्हें क्लेम कर सकता था। और तभी वो लेडी चिल्लाती हुई कहती है, हे, क्या तुम मुझे सुन भी रहे हो? तुम इतनी देर से हमें इग्नोर कर रहे हो, मुझे और इन्वेस्टिगेटर को भी। आखिर तुम क्या सोच रहे हो इतना? क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, या फिर तुम्हारे लिए ये सब कोई गेम है? तुमने मेरे बच्चे को परेशान करके रख दिया है। वो हाई स्कूल में एक सीनियर ही है बस, लेकिन तुमने, क्या होता अगर उसे कोई परमानेंट डैमेज हो जाता? क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हो? तुमने ऐसा क्यों किया? अब इसकी भरपाई के रूप में या तो तुम शांति से पूरा सेटलमेंट मनी पे कर दो, वरना तुम जेल चले जाओ। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और सीईओ मन में कहता है, यार ये सब काफ़ी अनोइंग है, क्या मुझे अब इससे पहले डील करना पड़ेगा? और वो बताता है कि 15 साल पहले उसकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था और उसे अभी तक वो चीज़ याद है कि वो हाई स्कूलर बंदा, उसने सीईओ के साथ पहले फ़ाइट स्टार्ट करी थी और वो उसे छोड़ के ही नहीं दे रहा था, तो उसने उस बंदे को थोड़ा सा धक्का ही दिया था। लेकिन वो बंदा इसी फिराक में था कि सीईओ उसे थोड़ा सा टच ही कर दे और वो ज़मीन पे गिर के इतना नाटक कराएगा। और वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि सीईओ ने उसे इतना ज़्यादा मारा है, जबकि सीईओ ने तो खाली उसे टच ही किया था। और 15 साल पहले सीईओ के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो सेटलमेंट मनी पे कर सके, जिसकी वजह से उसे अपने पैरों पे गिरकर उन सब से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। और वो उसके लिए काफ़ी शर्मनाक था, क्योंकि वो उस गलती की माफ़ी मांग रहा था जो कि उसने कभी करी भी नहीं थी। और अब प्रेजेंट में सीईओ मन में कहता है, सेटलमेंट मनी, हाँ, मेरे पास उस टाइम सेटलमेंट मनी नहीं थी, तो यानी मेरे पास अभी भी कुछ नहीं है, और ना ही मेरे मेन वेपन्स थे जो कि आर्कोलॉजिस्ट पिक है। और अब मुझे याद आया कि मेरे पास तो मेरे बेसिक टूल्स भी नहीं हैं, तो आखिर मैं उन रेलिक्स को खोजने कैसे वाला हूँ? अबे यार, मुझे तो लगा था कि मैं उन सभी रेलिक्स को सबसे पहले क्लेम कर लूँगा, लेकिन अब याद आया कि मेरे पास तो कुछ चीज़ें ही नहीं हैं। आखिर वो क्रो रेलिक मुझसे चाहता क्या था? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। और वो फिर से स्पेस आउट हो जाता है, और ये देखकर वो लेडी और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर भड़कती हुई कहती है, मुझे यकीन नहीं होता, तुम जब तुमसे कोई बात कर रहा हो तो तुम्हें उसे अटेंशन पे करनी चाहिए। और वो उसे थप्पड़ मारने जा रही होती है, और ये चीज़ देखकर वहाँ सभी बंदे हैरान होते हैं कि कैसे पुलिस स्टेशन में वो थप्पड़ मारने जा रही होती है। लेकिन तभी सीईओ वो अचानक से उसका हाथ ऊपर उठता है और उस लेडी के हाथ को पकड़ लेता है। और सीईओ भी काफ़ी हैरान होता है कि अचानक से उसने इसे ब्लॉक कैसे किया, और वो भी इतनी तेज़ी से। और वो मन में कहता है, क्या मेरी फाइटिंग स्किल्स अभी भी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी मेरी पिछली लाइफ में थी? यानी वो ईयर्स ऑफ नॉलेज और एक्सपीरियंस मेरे साथ अभी भी है। चलो, ये तो बढ़िया बात हुई। और वो उस लेडी से कहता है, हे लेडी, शांत हो जाओ, तुम्हारा लड़का था जिसने मुझसे वो फाइटिंग स्टार्ट करी थी, ये मेरी गलती नहीं है। और सबसे पहले तो तुम दोनों ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? आखिर ऐसा हुआ ही क्या है? लगता है वो बात सही है, जैसी माँ वैसा बेटा। और ये चीज़ सुनकर उस लेडी का वो बेटा काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो चिल्लाता हुआ
सीओ की तरफ बढ़कर कहता है, हे आखिर तुमने क्या कहा। और वो उस पर पंच मारने वाला होता है, लेकिन सीओ की रिफ्लेक्सेस और उसकी फाइटिंग स्टाइल अभी भी उसके साथ था और उसे पता था कि उस पंच को कैसे डॉज करें, लेकिन वो खाली डॉज नहीं करता था। अब उसने उस बंदे का हाथ पकड़ के उसको ज़मीन पर गिरा दिया, जिससे उसके सर पे चोट लग गई और वो चिल्ला रहा था, ए रुको रुको, मुझे दुख रहा है। और सीओ की बॉडी उसे काफ़ी ज़्यादा लाइट फील हो रही थी। वो कहता है, ये शायद इसलिए है क्योंकि मुझे रैलिक की इलनेस का कोई भी साइड इफ़ेक्ट अभी तक नहीं हुआ, शायद इसलिए। और अब पुलिस वाले सामने आ जाते हैं और उससे कहते हैं, हे तुम सब ये क्या कर रहे हो, रुको यहीं। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पुलिस स्टेशन में ऐसे हाथापाई कर सकते हो। और सीओ फिर उनसे कहता है, देखिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है इन लोगों को देने के लिए, तो ठीक है मुझे आप जेल में डाल दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सुनकर वो लेडी कहती है, क्या क्या तुम अब जेल में जाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हो, तुम अपना एक क्रिमिनल रिकॉर्ड यहीं से शुरू करना चाहते हो। वाह बहुत अच्छे, तुमने आज बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, बताओ ऐसा भी कौन करता है। और इसके बाद सीओ मन में कहता है, क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड, शे कुछ टाइम बाद ऐसी कोई चीज़ मैटर भी नहीं करेगी, क्योंकि जब एक बार टॉम और रैलिक अपीयर होने शुरू हो जाएंगे तो ये पूरी दुनिया एक लॉलेस केओस में बदल जाएगी और यहाँ लॉ का मतलब कुछ भी नहीं होगा। और हमें दिखाया जाता है कि अब सीओ को जेल में बंद कर दिया जाता है और वो आराम से वहाँ बैठा हुआ होता है और मन में कहता है, मुझे अच्छा है कि मैं आराम से अब फाइट कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये अकेला काफ़ी नहीं है, मुझे जल्दी करनी होगी और सब कुछ फिर से स्टार्ट करना होगा। वो एक्सकेवेटिंग मुझे फिर से करनी होगी, लेकिन आखिर मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास तो मेरे कोई भी टूल्स भी नहीं हैं। और तभी वहाँ एक पिंक पिंक सा ऑरा सा आता है और सीओ के सामने कुछ वर्ड्स शो होते हैं, टॉम रेडर जूहियोन सीओ। और ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या है और आखिर ये वर्ड्स हवा में ऐसे तैर कैसे रहे हैं। और उसे लग रहा था कि ये सारी उसकी दिमाग की गलती थी खाली, और ऐसा कुछ असल में नहीं हो रहा। और वो अपने सर को पीटने लगता है और कहता है, क्या मेरी आंखें ख़राब हो गई हैं और अब मैं ऐसे चीज़ें भी देखने लग गया हूँ। वाह यही बचा था बस। और वो वर्ड्स आगे और लिखे आते हैं, इसमें लिखा होता है, एक पिक पॉकेट जो कि शॉवल भी फील्ड नहीं कर सकता। और अब सीओ बिल्कुल समझ नहीं पा रहा होता ये क्या चल रहा होता है, तो केवल एक ही चीज़ कर सकती है, रेलिक। क्या वो क्रो ये सब कर रहा है। और वो चिल्लाता है, हे क्रो तुम पागल, आखिर तुम ये मुझे देख रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो, आखिर तुमने मेरे साथ ये क्या किया। और अब वहाँ और भी ज़्यादा वो लाइट्स आने लगती हैं और कुछ जैसे गेम्स में होता है वैसी चीज़ें अपीयर होने लगती हैं। उसकी कुछ स्किल्स, जिसमें से उसके पास अभी एक स्किल होती है, वो भी थोड़ी सी भरी होती है केवल। और सीओ भी देखकर हैरान होता है और कहता है, क्या ये कोई गेमिंग विंडो स्टेटस है, क्रो कहीं के, आखिर तुम मेरी लाइफ को एक गेम बनाना चाह रहे हो। और वो इधर उधर हाथ पैर मारने लगता है। और तभी वहाँ एक और चीज़ शो होती है, एक नई क्वेस्ट, जिसमें होता है कि वो टॉम रेडर के 4 टैलेंट को एक्टिवेट करे। और सीओ कहता है, पहले एक स्किल विंडो और अब एक क्वेस्ट ओपन हो रही है, आखिर ये क्या है। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आता है और उससे कहता है, हे आखिर तुम क्या कर रहे हो, ये इतना शोर क्यों मचा रहे हो। और सीओ से सॉरी कहता है। और अब उसे पता चलता है कि आखिर सिर्फ वही उन सब चीज़ों को देख पा रहा है, बाकी कोई उन चीज़ों को नहीं देख पा रहा होता। और अब वो अपने आसपास की चीज़ों को काफ़ी डिटेल से नोटिस कर पा रहा होता है। उसकी आई साइट अब काफ़ी तेज़ हो गई होती हैं और बाकी काफ़ी सारी स्किल्स भी उसमें आ गई होती हैं। और वो कहता है, ये तो बिल्कुल आर्कियोलॉजिस्ट रेलिक की तरह है, ये मेरी स्किल्स बिल्कुल वैसी ही हैं। क्या मेरी सारी प्रीवियस स्किल्स इस फॉर्मेट में अब ट्रांसफ़र हो गई हैं। अगर इसका मतलब है कि मेरी 4 में से एक स्किल है, तो यानी मैं बाकी स्किल्स को भी कलेक्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं मेरी बाकी स्किल्स को भी रीगेन कर लेता हूँ तो मुझे आर्कियोलॉजिस्ट के पीछे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा स्टार्ट है। लेकिन आखिर वो क्रो रेलिक क्या प्लान कर रहा है, क्योंकि यूजुअली रेलिक्स ह्यूमंस की हेल्प नहीं करते। और तभी वहाँ एक दूसरा बंदा आता है,
सीईओ की तरफ और वो कहता है हे सीईओ, और हमें दिखाया जाता है कि वो सीईओ को वहाँ से छुड़ा लेता है और वो उससे कहता है मैं जानता हूँ कि वो हाई स्कूल ब्रैट सच में एक असली डेलिक्वेंट है और उन लोगों को तुम्हारी जगह उसे लॉक करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में भूल जाओ, इसे अब मैं हैंडल कर लूँगा। और सीईओ बताता है कि वो बंदा डिटेक्टिव जॉन वू किम है। उसने ही सीईओ को जब वो ऑर्फन था अपना अपनाया था और उसने उसे हमेशा से अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट किया है। इसके बाद जॉन वू कहता है हे, ऐसे थैंक्स मत करो मुझे, लगता है जेल में रहने से तुम काफ़ी डर गए हो। इसके बाद सीईओ उससे कुछ पूछता है हे भाई, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? क्या कोई घोस्ट या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की कोई रिपोर्ट आई है तुम्हारे पास, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो सुपर पावर से रिलेटेड हो? और वो जवाब देता हुआ कहता है आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम पीने लग गए हो? वैसे अब इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो मुझे लगता है कि मेरी वाइफ के पास सुपर पावर्स हैं, पता नहीं कैसे, लेकिन वो हमेशा मेरे सीक्रेट स्टैश को पता लगा ही लेती है वो कि वो कहाँ छुपा हुआ है। सच में उसमें कुछ तो बात है। और सीईओ मन में कहता है लगता है ना ही टॉम्स और ना ही रेलिक्स अभी अपीयर होने शुरू हुए हैं। इसके बाद वो दोनों अपने अपने वेज चले जाते हैं और सीईओ कहता है भले ही टॉम्स अभी अपीयर होने शुरू नहीं हुए हों, लेकिन कुछ ही टाइम में वो डिफरेंट जगहों पर अपीयर होने शुरू हो जाएंगे। अगर मुझे मूवमेंट स्टार्ट करनी है तो यही सही समय है। और अब मेरे पास मेरी प्रीवियस स्किल्स भी एक्यूमुलेट हो गई हैं और उनका एक्सेस भी है, तो यानी अब मेरे चांसेस ऑफ सक्सीडिंग और भी ज़्यादा हैं। और अब वो एक पतली सी जगह में आगे बढ़ रहा होता है और कहता है लेकिन असल प्रॉब्लम मनी की है, मेरे पास मनी नहीं है। और शुरुआत में अच्छे अच्छे रैलिक्स यूरोप और अमेरिका जैसी जगह में अपीयर होने शुरू हुए थे, लेकिन आखिर मैं वहाँ तक की फ़्लाइट अरेंज कैसे कर सकता हूँ? और तभी एक गैंग टाइप सीईओ के सामने आती है और उसमें से एक बंदा कहता है हे सीईओ, आखिर तुम यहाँ ऐसे घूम क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है? तुम सबसे न्यू ज्वाइनी हो, तो तुम्हें तो और भी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि तुम कितने मेहनती हो। और उन्हें देखकर सीईओ को पता लग जाता है कि आखिर उसकी फंडिंग कहाँ से आने वाली है।